कैसे हुआ? मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। जैसा कि कल केमिस्ट्री के इस पाठ्यक्रम को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री इस सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपको इसमें अंदर लिए चलते हैं यूनिट्स पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले जो पहली यूनिट हम प्रारंभ करने चल रहे हैं वह है विलयन, सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये आशा रखता हूं कि जो कल हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था उसे आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और बिल्कुल उसे नोट भी कर लिया होगा। आज हम विलयन पर वर्णन करने चल रहे हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि आपके अगर छोटे भाई बहन हैं जो निचली कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको भी आप अपने साथ लेकर के इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक पर ज्ञानार्जन करा सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं विलयन के बारे में। जहां तक विलयन की बात है, बहुत सी जानकारियां आपको इस पर बहुत पहले से हैं, जिसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। लेकिन बहुत से बच्चे यह जानते हैं कि विलयन हम प्रायः उन्हीं को मानते हैं जो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विलयन केवल द्रव अवस्था में ही नहीं। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में ही है तो हम उसे विलयन नहीं कर सकते, बल्कि विलयन ठोस अवस्था में भी होता है और गैसीय अवस्था में भी होता है। विलयन टर्म को समझने से पहले जो दो टर्म है, एक है मिश्रण और दूसरा है यौगिक। मिश्रण और यौगिक ये विलयन से सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन तीनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हम मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का एक मिश्रित स्वरूप है, लेकिन इसका कोई रासायनिक संगठन नहीं होता, न ही इसका कोई निश्चित भौतिक व रासायनिक गुण होता है। उदाहरण के लिए माना आप अपने घर में तहरी अर्थात खिचड़ी बनाने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उसके लिए विभिन्न पदार्थों को लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं और जो भी तमाम खाद्य सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जैसे आलू है, गोभी है, टमाटर है, बहुत से लोग बैगन भी डाल देते हैं। मसाले तो पड़ते ही पड़ते हैं, हम उन सबको लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इन सभी पदार्थों को मिलाते समय हमने कोई एक निश्चित अनुपात रखा? अर्थात अगर हमारे पास 250 ग्राम चावल है तो इसके लिए हमें कितना ग्राम दाल लेनी चाहिए, कितना आलू लेना चाहिए, कितना हमें बैगन या टमाटर अथवा गोभी इसके साथ लेना चाहिए। हम इस पर कभी भी ध्यान नहीं रखते। हमारे पास जो उपलब्धता रहती है उसे कमोबेश आपस में मिला देते हैं और हम खिचड़ी तैयार करते हैं। अब तैयार हुई खिचड़ी को देखिए आप ध्यान दें और उसको हम एक थाली में फैला लेते हैं। अगर हम इसमें कुछ स्पॉट देखें, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, अगर आप पॉइंट ई पर जाएं, आप देखते हैं कि दाल और चावल के यहाँ आलू हैं, टमाटर के टुकड़े मिल जाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर गोभी अथवा, लेकिन जब पॉइंट बी को आप देखते हैं तो वहाँ आपको गोभी या बैगन के भी टुकड़े मिलते हैं, लेकिन वहां पर टमाटर के टुकड़े आपको नहीं मिलते। फिर अगर हम पॉइंट डी को देखें तो हम देखते हैं वहां पर गोभी के टुकड़े मिल रहे हैं और टमाटर या बैगन के टुकड़े नहीं। आज से अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई भी अनुपात पहले से ही निश्चित नहीं था और जब पदार्थ एक बना, नया पदार्थ बना, तो वह भी समांगी नहीं है, अर्थात इसका प्रत्येक भाग आपस में समान नहीं है, इसमें विभिन्नता आपको दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार से जो बना हुआ पदार्थ है यह मिश्रण कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिश्रित करते हैं बिना किसी अनुपात के, तब उसे हम मिश्रण करते हैं। अब बात आती है यौगिक पर। जहां तक यौगिक की बात है, इसमें एक दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित किए जाते हैं, लेकिन इसमें लिए गए जो तत्व हैं या अणु हैं या पदार्थ हैं
उनकी एक निश्चित मात्रा निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए एक यौगिक जल है जिसका अणुसूत्र है H2O। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो जल दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, अर्थात ऑक्सीजन के एक अणु के साथ हाइड्रोजन के 2 अणु लिए गए हैं। यदि हम इस संगठन को चिन्ह कर दें, अर्थात ऑक्सीजन के एक अणु के साथ हाइड्रोजन का 2 अणु या 2 से अधिक अणु या 3 अणु ले लें, तो निश्चित तौर पर वह जल नहीं बनेगा और वह कोई नया पदार्थ बन सकता अथवा कोई नया पदार्थ नहीं भी हो सकता। तो ऐसी परिस्थितियों को अगर हम लोग ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि जल का संगठन दिखाई नहीं पड़ता। अगर दूसरा उदाहरण हम देखें तो जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया का जो अणुसूत्र है NH3 है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 1:3 है। यहाँ पर निश्चित है अनुपात, नाइट्रोजन के एक अणु के साथ हाइड्रोजन का 3 अणु लिया गया है, तब अमोनिया की संरचना होती है। अमोनिया एक पदार्थ बनता है और उसका एक निश्चित भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होता है। तो कुल मिलाकर अमोनिया का एक निश्चित संगठन हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यौगिक में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, लेकिन इसमें लिए गए जो पदार्थ हैं मिश्रण के लिए उनका एक निश्चित अनुपात यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, विलयन पर। अगर हम विलयन को देखें तो इसमें भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण लिया जाता है। तो प्रश्न एक यहाँ पर यह उठता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ इसमें भी मिश्रित हैं, लेकिन किस तरह से मिश्रण अथवा यौगिक से भिन्न होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण देकर के। सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं, एक प्रकार से शरबत का उदाहरण लेते हैं। अगर हम शरबत के लिए अगर 1 लीटर हमने जल लिया पानी और उसमें हमने 100 ग्राम माना शुगर अर्थात चीनी मिला दिया, दोनों को बाकायदा मिश्रित करके हमने एक नया पदार्थ शरबत तैयार किया। अब हम मान लीजिए ये बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले हम ए को देखते हैं। अगर हम ए को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ए पर उपस्थित जल और चीनी का जो मिश्रण है उसका रंग, रूप, आकार, तमाम भौतिक गुण और इसके समस्त रासायनिक जो कुछ भी है वही हम जब स्पॉट बी पर उपस्थित अणुओं पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि वही रंग, रूप, आकार, अणुओं का द्रव्यमान, स्वाद, समस्त भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वही के वही है। इसी तरह से पॉइंट सी पर भी हम यही पाते हैं और वही बात हम पॉइंट बी पर पाते हैं, और ऐसे अगर हम अनेक पॉइंट इस पर हम बनावें तो यही बात हम देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि यह जो पदार्थ तैयार हुआ है यहाँ पर इसका संपूर्ण भाग समान है, इसे हम समांगी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको हम होमोजीनस कह सकते हैं, होमोजीनस इसको। तो इस प्रकार से विलयन क्या हुआ स्पष्ट हो जाना चाहिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण अर्थात पदार्थ का वह पदार्थ जिसका समस्त अंग भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में समान हो उसे हम विलयन कह सकते हैं। तो 2 or more than 2 homogeneous mixture of the materials is called solution। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब आइए विलयन पर कुछ अन्य चर्चा की। इसी प्रकार से हम आपको बताते चले कि विलयन की कोई भी अवस्था हो सकती है, जैसे वायु
नाइट्रोजन 78.5%, ऑक्सीजन 21% एंड CO2 गैस 0.03% और भी गैस है। इस प्रकार से वायु आपका 1 बिलियन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर हम ठोस अवस्था का एक उदाहरण उठाएं तो पीतल हमारा बिलियन का एक प्रमुख उदाहरण। पीतल आपने देखा होगा, इसके घंटे बनते हैं और तमाम उत्पाद बनते हैं। यह किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। लेकिन यह 2 धातुओं से मिलकर बनता है। एक भाग जो इसमें शामिल है वो है कॉपर 70% और जस्ता जिंक 30%। यदि हम तांबा और जस्ते को 7:3 के अनुपात में प्राप्त होता है, ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, वह पीतल कहलाता है। तो कॉपर और जस्ते के मिश्र भाग से बना हुआ पीतल होता है। अगर हम इसमें देखें, किसी भी पॉइंट पर देखें पीतल में, अगर पॉइंट ए हमने निर्धारित किया B, C, D इत्यादि, अगर पॉइंट ए पर देखें तो 7:3 का अनुपात कॉपर और जिंक में आपको मिलता है। वही अनुपात बी पर भी मिलता है, वही अनुपात सी पर भी मिलता है, वही अनुपात डी पर मिलता है। इसके अलावा रंग रूप आकार भी आपको अणुओं का वही मिलता है, साथ में अन्य रासायनिक गुणधर्म भी मिलते हैं। इसलिए पीतल भी बिलियन का एक उदाहरण हुआ और ठोस उदाहरण हुआ। अब आइए आगे चर्चा करते हैं बिलियन के घटक के बारे में। बिलियन किससे मिलकर बनता है? तो किसी भी बिलियन को हम अगर ध्यान से देखें तो बिलियन के घटक, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके मुख्य 2 घटक होते हैं। पहला घटक जो होता है विलायक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जो इसका दूसरा प्रमुख घटक होता है वो होता है विलेय, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉल्यूट। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। अगर हमारे पास जल व चीनी का 1 बिलियन है, जल व चीनी का 1 बिलियन है, ठीक है। यदि हमारे पास जल बिलियन है, जैसे कि शरबत, तो इसमें जिस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है, अब आप सोचिए किसकी मात्रा अधिक होती है? हम इसमें जल की मात्रा अधिक लेते हैं, तो यहाँ पर जल जो है वो विलायक है, और चीनी जिसकी मात्रा हम कम लेते हैं वह विलेय है। तो जल क्या हुआ? विलायक हुआ, और चीनी क्या हुई? विलेय। बिलियन में जिस घटक की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और बिलियन में जिस घटक की मात्रा सबसे कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। तो यहाँ जल विलायक हुआ और चीनी क्या हुई? विलेय हुई। दूसरे तरह से हम यूं भी समझ सकते हैं कि विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलेय घुलता है या घोला जाता है, या विलेय पदार्थ विलीन हो जाता है। और विलेय क्या है? विलेय वह पदार्थ है जो विलायक के अंदर। एक बात और ध्यान दें, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो विशेष परिस्थितियों में विलायक और विलेय दोनों का काम करते हैं। हाँ, यहाँ निर्धारित होता है कि हम उसको किस मात्रा में लेते हैं। जैसे अगर 1 लीटर जल है और उसमें हम 100 ग्राम अल्कोहल मिलाते हैं, तो यहाँ पर जल विलायक होगा और अल्कोहल आपका विलेय होगा। लेकिन अगर हम 1 लीटर अल्कोहल में 100 मिली जल मिलाते हैं, तो यहाँ अल्कोहल जल को अपने में घोल लेता है। तो इस प्रकार से जल यहाँ पर विलायक हुआ और अल्कोहल विलेय हुआ। ध्यान रहे कि जिस भी पदार्थ की मात्रा हम अधिक लेते हैं वही विलायक होगा, और जिस पदार्थ की मात्रा हम कम लेते हैं वह। तो हम अब आपको आइए बताते हैं बिलियन के प्रकार के बारे में। तो कई प्रकार के बिलियन आप देख सकते हैं।
पहला जो विलयन है प्रकार वो है तन विलयन, या इसे हम पतला विलयन भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको हम कहेंगे, और शॉर्ट में इसको हम DIL लेते हैं। शरबत बनाते समय हमें दो पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, नंबर 1 जल की, और नंबर 2 हमें शुगर अर्थात चीनी की आवश्यकता पड़ती है। अगर जल माना हमने 1 लीटर लिया और चीनी इसकी अपेक्षा 50 ग्राम हमने लिया, यहाँ पर जल विलायक है और विलेय क्या है, चीनी है। तो विलेय और विलायक की जरा आप तुलना कीजिए तो यहाँ हम देखते हैं कि जल की मात्रा बहुत अधिक है, अर्थात विलायक की मात्रा बहुत अधिक है। तो निश्चित तौर पर जो विलयन तैयार होगा, अगर वह समांगी है तो वह विलयन पतला होगा। तो ऐसे विलयन को जिसमें कि जल की मात्रा विलेय की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, अर्थात जो विलयन पतला होता है उसे हम तन विलयन अर्थात डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं विलयन के दूसरे प्रमुख प्रकार पर। विलयन का जो दूसरा प्रमुख प्रकार दिखता है हमें प्रायः, वह होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, अंग्रेजी में इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसको कहते हैं। इसे हम शाब्दिक भाषा में गाढ़ा विलयन भी कह सकते हैं। चलिए हम उदाहरण जो ले रहे थे शरबत का, उसी को हम पुनः लेते हैं। तो शरबत बनाते समय अभी हमने थोड़ी देर पहले जो जल लिया था अर्थात विलायक लिया था, उसे 1 लीटर लिया था, और उसमें जो चीनी हमने मिश्रित की थी विलेय, वह हमने 100 ग्राम लिया था। अब हम एक काम ऐसा करते हैं, जल को नहीं रहने देते हैं, अर्थात विलायक को उतना ही रहने देते हैं, और चीनी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अगर हम इसकी मात्रा 200 ग्राम ले जाएं तो हम देखते हैं कि पहले की तुलना में, पहले की अपेक्षा अब जो शरबत तैयार हो रहा है वो गाढ़ा हो रहा है। यह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। तो जब विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत पहले की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा हो विलायक के अंदर, लेकिन ध्यान रहे विलायक यहाँ भी विलेय की तुलना में ज्यादा ही मात्रा में दिया जाता है, तब ऐसा विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। फॉर्म में हम कंसंट्रेटेड को CONC से व्यक्त करते हैं। यदि आप अपने प्रयोगशाला में गए हैं, जैसे पता ही है आपको, वहां आप किसी भी रिएजेंट को, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड, आप 2 प्रकार के बॉटल को वहां देखते हैं, एक है डाइल्यूट और एक है कांस। डाइल्यूट जो H2SO4 है उसका अर्थ ये हुआ कि वह थोड़ा पतला है, और जो कांस H2SO4 है उसका अर्थ यह हुआ कि थोड़ा गाढ़ा है। दोनों में संगठन तो एक ही है, समांगी है, परंतु थोड़ा सा विलेय की मात्रा में परिवर्तन है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे प्रकार पर, संतृप्त विलयन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उदाहरण हम वही शरबत का, समांगी शरबत का, हमने चीनी जो कि हमारा विलेय है इसको घोलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 100 ग्राम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि चीनी घुल जाती है। थोड़ी मात्रा हम और बढ़ा देते हैं, तो हम देखते हैं कि चीनी फिर घुल गई। अब हम थोड़ी चीनी और बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं वो फिर घुल गई।
लेकिन अब क्या हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। अब अगर हम थोड़ा सा और चीनी की मात्रा बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि चीनी घुलती नहीं है बल्कि नीचे की ओर बैठने लगती है। तो अब चीनी घुल नहीं रही है, अर्थात विलय घुल नहीं रहा है विलायक में, तो अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो हम इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं, जब और विलेय पदार्थ को विलायक में घोला न जा सके तो वह विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। अब हम इसके चौथे प्रकार पर चर्चा करेंगे, असंतृप्त। असंतृप्त विलयन, अंग्रेजी इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। यहां पर हमने जो उदाहरण लेते चल रहे हैं वह शरबत का लेते चल रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे हमारा शरबत कैसा हो, समांगी हो, तभी वह विलयन का उदाहरण है। तो हम जो उदाहरण ले रहे हैं वह हम मान कर चल रहे हैं कि वो हमारा समांगी है। तो इसी उदाहरण से हम आपको पुनः समझाते हैं कि अगर हमने 1 लीटर जल लिया और उसमें हमने 10 ग्राम चीनी डाली तो हम देखते हैं चीनी घुल गई। हम 10 ग्राम और डालें वह भी घुल जाएगी। अगर हम आगे के भी 10 ग्राम इसमें डालें तो हमको मालूम है कि वह भी इसमें घुल जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें घोल रहे और विलय पड़ सकता है और विलीन हो सकता है, दृश्य हो सकता है, घुल सकता है, लेकिन हम उसमें घोल नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। परिभाषा अगर हम इसकी देखना चाहें तो इस प्रकार हो जाएगी कि जब विलायक में और विलेय पदार्थ को घोला जा सके तब उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। अब आइए हम आपको विलयन की विशेषताओं पर वर्णन करते हैं। विलयन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है नंबर 1 पर कि मिश्रण हमारा समांगी होना चाहिए। विलयन तभी होगा जब समांगी होगा। नंबर 2, इसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, विलेय पदार्थ को अदृश्य होना चाहिए अर्थात विलीन होना चाहिए। नंबर 4, विलयन के प्रत्येक घटक का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होना चाहिए। हम कुछ और भी बातें आपको जानकारी के लिए ऐसे ही बता देते हैं कि विलयन 2 प्रकार का हम और भी देख सकते हैं। कारण क्या है? जल का व्यवहार। जल एक सार्वजनिक विलायक है। ज्यादातर विलयनों में विलायक के रूप में जल प्रयोग होता है, यानी कि निर्माण में जल ही विलायक के रूप में लिया जाता है। तो जब हम जल को विलायक के रूप में लें तब जलीय विलयन कहलाता है एक्वेटिक सॉल्यूशन। एक्वेटिक सॉल्यूशन कहलाता है। और जल के अलावा भी बहुत से विलायक हैं। जब हम जल को विलायक के रूप में नहीं लेते हैं तब ऐसा विलयन अजलीय विलयन कहलाता है। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे नॉन एक्वेटिक सॉल्यूशन। इस तरह का सॉल्यूशन आप लैब में देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि कभी कभी समांगी विलयन में, विलयन समांगी होता ही है, कभी कभी विलयन में हम एक विलेय पदार्थ बोलते हैं जैसे जल और चीनी, लेकिन कभी कभी हमें 2 विलेय पदार्थ भी डालना पड़ता है। तो जब अगर हम 2 विलेय पदार्थ यूज करते हैं तब वह हमारा कहलाता है द्विविलयन अर्थात बाइनरी सॉल्यूशन। इसी प्रकार अगर हम 3 लेते हैं तो 3 विलयन टर्शियरी सॉल्यूशन। तो आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। आप इसको पढ़िएगा, हम इसके नोट्स भी आपको दे रहे हैं और उसमें ये बातें सब लिखी हुई हैं। और जब बुक्स आपको अवेलेबल हो जाए एनसीईआरटी की तब उससे और उसको मिला करके आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। तो कल इसके ठीक आगे हम नॉर्मलता, मोलरता और मोललता तथा उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, आप सभी लोग घर में